हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की हिंदी। इसमें हम जो हमारी हिंदी बी है इसका सबसे लास्ट चैप्टर करेंगे जो कि गुंगिया है, महादेवी वर्मा के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, एकलव्य स्नातक 1। वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। देखिए, फोर्थ यूनिट है, लास्ट यूनिट। इसका लास्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि एक संस्मरण है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, इसमें मेन पात्र जो है वो गुंगिया है। गुंगिया के अलावा और भी कैरेक्टर है, जैसे गुंगिया की एक बहन होती है। ठीक है। गुंगिया के बहन का एक पति होता है और गुंगिया के बहन का एक बेटा होता है। ठीक है। इसके अलावा गुंगिया के माता पिता होते हैं। ये इस संस्मरण में आएंगे, लेकिन जो सबसे मेन जो किरदार है वो गुंगिया का है। इसको समझते हैं। देखिए, ये जो संस्मरण है ये महादेवी वर्मा ने लिखा है और इसमें बात की गई है, वो गांव की बात की गई है, जो गांव के लोग होते हैं। ठीक है। गांव के ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है। जो अशिक्षित हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो उस समय की बात है जब मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, पत्र लिखा करते थे, चिट्ठी लिखकर अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। ठीक है। कोई भी संदेश पहुंचाना हुआ तो क्या तरीका होता था, पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना। तो ऐसे में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको पत्र लिखवाने के लिए किसी दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाना पड़ता था। तो उस समय क्या समस्या होती थी, उस समस्या का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है। तो आप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं। ये संस्मरण जो है इसकी शुरुआत होती है महादेवी वर्मा से, और महादेवी वर्मा बताती हैं कि ग्रामीण और अशिक्षित लोगों के द्वारा उनके पत्र लिखवाने और पत्र लेखन के दौरान आने वाली जो समस्या है उसका वर्णन इन्होंने किया है कि पत्र लिखवाने में क्या क्या समस्या आती है। इसके बाद लेखिका कहती हैं कि अनपढ़ ग्रामीणों द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों और समाचारों के सही लेखन और संप्रेषण में वो बहुत बार असमंजस में पड़ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जो अनपढ़ लेख होते हैं वो अपनी बातों को सही तरीके से लिखवा नहीं पाते, और जिसके पास लिखवाने जाते हैं उसको भी समझ में नहीं आता है कि सही तरीके से कैसे इनकी बातों को आगे पहुंचाया जाए। तो क्या संप्रेषण में यानी कम्युनिकेशन में क्या समस्याएं आती है वो इसमें बताया हुआ है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा कहते हैं कि जो सबसे विकट समस्या थी ना वो तब उत्पन्न होती है जब महादेवी वर्मा के पास एक गूंगी महिला आ जाती है, यानी एक ऐसी महिला जो बोल नहीं सकती है। वो आती है इनके पास और कहती है कि भाई मेरा पत्र लिखवाना है, यानी इनको पत्र लिखवाना है। अब वो महिला गूंगी है, वो इशारों में ही बताएगी। अब जब वो सारी बातें इशारों में बताएगी तो कैसे महादेवी वर्मा उसको समझ पाएंगी, यही इसमें बताया गया है। ठीक है। देखिए, लेखिका ने इस गूंगी स्त्री है, जो ये महिला है, इसकी जो करुणा गाथा है, ठीक है, उसको उस पर दया आ जाती है। उसके बारे में ही उन्होंने इस संस्मरण में लिखा है। और उसके गूंगेपन के कारण उसका नाम जो था वो गूंगिया दे दिया था, क्योंकि आपको पता है गांव वगैरह में लोग ना ऐसे नाम दे देते हैं, जैसे कोई गूंगा है नहीं बोल पाता तो उसको गूंगा या गूंगिया इस तरीके से नाम दे दिया जाता है। तो उसके गूंगेपन के कारण ही उसका नाम गूंगिया हो जाता है, वरना उसका रियल नाम गूंगिया नहीं है। याद रखना, उसका असली नाम जो था वो धनपतिया था, यानी कि धनपतिया उसका असली नाम है। आगे देखते हैं। वे एक संपन्न तेली रगदू की संतान थी, इस संपन्न परिवार से थी और इसके जन्म पर खूब उत्सव मनाया गया, यानी कि जब उसका जन्म हुआ था तो सब बहुत खुश थे। लेकिन क्या हुआ, बोलने की अवस्था तक वो पहुंची, यानी जब वो जैसे धीरे धीरे बड़ी होती गई तो उसके मुख से वाणी ना फूटी। कहने का मतलब है उसके मुख से आवाज नहीं आई। बड़ी तो हो गई वो, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तो उसके माता पिता ने कई टोने टोटके वाले जो होते हैं, जो गांव वगैरह में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इस पे बहुत विश्वास करते हैं, वो झाड़ा लगवाना, टोना टोटका करवाना, उन सब के पास गए। उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उसको जो प्रॉब्लम थी वो जबान की प्रॉब्लम थी। ठीक है। वो तो फिजिकल प्रॉब्लम हुई ना, टोने टोटके से थोड़ी ठीक होने वाली समस्या थी। तो उस पे कोई असर नहीं हुआ, कोई आराम नहीं हुआ। इस प्रकार धनपतिया जो थी बड़ी होने लगी, उसकी एज हो गई विवाह की, यानी अब उसकी विवाह की एज हो गई। पिता जो थे उन्होंने क्या करा, उसके विवाह की सोची। उन्होंने छोटी बेटी दिखाकर विवाह मंडप में गुंगिया को बैठा दिया। अब ये सोचे, जब देखने वाले आए, रिश्ते देखने वाले आए, तो उन्होंने गुंगिया की जगह उनकी जो छोटी बेटी थी उसको दिखा दिया। तो उन्होंने उसको पसंद कर लिया। ठीक है। और रिश्ता भी हो गया। आगे जब शादी हुई तो उन्होंने छोटी बेटी को हटा के मंडप में बड़ी बेटी गुंगिया को बिठा दिया। अब उसको नहीं पता कि भाई ये तो उसकी बड़ी बेटी है, और उन्होंने शादी भी कर ली, शादी भी हो गई। अब शादी हो गई, ससुराल पहुंच गई वो। ससुराल पहुंचने पे भेद खुल गया कि भाई ये लड़की तो वो नहीं है और ये तो बोल भी नहीं पाती है।
तो उन्होंने क्या करा, उसके गहने उतरवा कर वापिस गहने तो उतरवा लिए और उस लड़की को वापिस भेज दिया। अब पिता जो था वो लाचार था बेचारा, क्या करता, फिर उसे मजबूरन छोटी बेटी को दुल्हन बनाकर उसी घर में भेजा। ठीक है, यानी उसी घर में उसने, जो कभी उसका पति होता था जिससे शादी करा दी गई थी उसकी धोखे से, बाद में उसी घर में उसकी छोटी बहन को भी उन्होंने भेज दिया। अब जो गुंगिया थी बेचारी, उसकी किस्मत बहुत खराब थी, भाग्यहीन थी। तो उसने सोचा कि चलो कोई नहीं भाई, मेरा पति नहीं तो मैं माता पिता की ही सेवा करके रह लेती हूँ, जीवन बिता लेती हूँ। तो वो अपने घर पे रहने लगी और माता पिता की सेवा करने लगी। लेकिन जल्दी ही उनके माता पिता भी काल कवलित हो गए। अब काल कवलित होने का मतलब क्या है, मर गए। ठीक है, मृत्यु हो गई। अब माता पिता ज्यादा समय के लिए नहीं थे, मर गए। अब उनके मरने के बाद जो गुंगिया थी वो अकेले हो गई, क्योंकि उसकी बहन जो थी वो बहन तो ससुराल में चली गई थी। अब ये बेचारी अकेले रहने लगी। अब आगे देखिए इसकी किस्मत कितनी खराब है। उधर उसकी बहन, कुछ समय के पश्चात उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसकी बहन का एक बच्चा पैदा हो जाता है। बहनोई जो था उसने, ठीक है, हाँ, उसने अपने पुत्र को जन्म दिया। उसके कुछ समय के बाद वो उसकी माँ, उसकी बहन जो थी वो मर गई। ठीक है, अब ऐसे में क्या था, उसके बहनोई ने यानी उसके जीजा ने उस मातृहीन बालक को गुंगिया की गोद में डाल दिया। उसने सोचा कि अब इसकी माँ तो नहीं रही, अब इसको मैं नहीं पालना चाह रहा हूँ, तो जाके गुंगिया को दे आता हूँ। तो उसने उसको गुंगिया को दे दिया। वो बालक गुंगिया के एकांकी जीवन में एक रास्ता दूर करने का साधन बन गया। अब क्योंकि गुंगिया का जो जीवन था वो बहुत ही अकेलापन था। भाई उसके माँ बाप नहीं बचे, उसकी बहन नहीं बची, उसका पति जिससे जिसके घर भेजा था उसने उसे बाहर निकाल दिया। उसके जीवन में है ही कौन, कोई नहीं है। अब ऐसे में एक छोटा सा बच्चा आ जाता है उसके जीवन में, तो कहीं ना कहीं उसका जो अकेलापन था वो दूर हो गया। अब गुंगिया जो थी वो बहुत अच्छी थी। अब उसका मातृ हृदय था, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे की तरह उसको पालने लगी। ठीक है, और धीरे धीरे उसकी सेवा करने लगी। और उसकी संपत्ति घटने लगी क्योंकि बच्चे में पैसा खर्च होता है। लेकिन फिर भी उसने समर्पित भाव से बच्चे को पाला, पालती रही उसको। बच्चा जो था धीरे धीरे बढ़ता गया, बड़ा होने लगा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, जब तक बच्चा अबोध अवस्था में था, जब तक बच्चा ज्यादा समझता नहीं था, छोटे बच्चे ज्यादा नहीं समझते, उन्हें नहीं पता होता, उनको जो पाले उनको उनके लिए वही उसकी माँ है। बच्चा सोचता था ये मेरी माँ है। ठीक है, उसका नाम था हुलासी, बच्चे का नाम हुलासी है। तो जब तक बच्चा अबोध था तो हुलासी जो है वो गुंगिया मातृत्व से उल्लसित हो रहा था। यानी कि अपनी जो गुंगिया, जो उसको मातृत्व, जो ममता दे रही थी, उसको जो प्रेम कर रही थी, उससे बहुत खुश रहता था कि भाई उसकी माँ है वो नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे उसको संज्ञान हुआ, संज्ञान का मतलब उसको जानकारी हुई, तो उसके सगी साथी या फिर जो अन्य लोग थे उसकी माँ के गूंगेपन को लेकर उसको चिढ़ाने लगे। बोलते हैं ये तो गूंगी का बच्चा है, ये तो गूंगी का बच्चा है, इस तरीके से उसको चिढ़ाने लगे। तो जब उसे पता लगता है भाई उसकी माँ गूंगी है, तो उसको अपनी माँ से विरक्त होने लगता है। कहीं ना कहीं उसको अपनी माँ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अपनी माँ से विरक्त होता है क्योंकि उसकी माँ को लेकर सब उससे चिढ़ाया करते हैं। इसी अवस्था में एक दिन उसने अपने पिता के पास जाने की हट पकड़ ली। बोल रहा है कि मैं तो अपने पिता के पास जाऊंगा, मुझे अपने पिता के पास ही जाना है। अब वो हट यानी जिद करके बैठ गया। अब गुंगिया जो थी मजबूर हो गई। उसने कहीं ना कहीं उसकी उसकी बातों के सामने झुककर उसके पिता के बारे में पता पूछताछ किया, पता लगाना शुरू कर दिया। तो पता लगता है कि भाई उसने उसकी बहन की मृत्यु के बाद अपनी नई शादी कर ली थी और नए परिवार के साथ कानपुर में जाके चला गया था, वहां पे बस गया था। गुंगिया ने क्या करा, अपने बच्चों को नए कपड़े दिए और मिठाइयाँ, और इसके साथ ही अपने बच्चे को विदा कर दिया। ठीक है, उसने कितने प्यार से उस बच्चे को पाला था, मजबूरन उसे उस बच्चे को विदा करना पड़ा। किंतु विमाता द्वारा अपमानित होकर वो शीघ्र ही लौट आया। अब बच्चा चला गया। अब वहां पे गया तो उसकी जो दूसरी माता थी, सौतेली माँ, वो उसका खूब मजाक उड़ाती थी, उसको बेइज्जत करती थी। अब वहां पे उसको लगा कि जो प्रेम मुझे अपनी माँ से मिलता था, गुंगिया से मिलता था, वो प्रेम उसको उस औरत से नहीं मिल रहा है। इसलिए वो बेचारा वहां से वापस आ गया। एक दिन गांव में एक पाखंडी साधु आता है और वो हुलासी को अपने साथ लेकर भाग जाता है। अब गुंगिया बेचारी कुछ कर नहीं पाई, वो चला गया लेके। उसका जो मातृ हृदय था, उसके जो मन में जो ममता थी वो बहुत ज्यादा थी। वो हर रोज उसकी बाट देखती थी क्योंकि अकेली थी। माँ बाप उसके थे नहीं, बहन उसकी है नहीं, पति उसका है नहीं, एक बच्चा था उसका सहारा, अब वो भी उसको छोड़ के चला गया है। तो बेचारी रोती रहती, उसकी बाट देखती रहती। बहुत साल के बाद उसको पता लगा किसी से कि जो हुलासी है ना वो कलकत्ता में है और एक सेठ के घर में दरबान बन चुका है, वहां पे दरबान का काम कर रहा है, और उसने विवाह भी कर लिया है। गुंगिया को जैसे अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई पड़ी और उसने महादेवी जी से आग्रह करा तो वह एक पत्र उसके बेटे के नाम पर लिख दें। ठीक है, उसे पता लगता है कि उसका बेटा जो है वो कान वो सॉरी कलकत्ता में है। तो उसको अपने बच्चे में आशा की किरण दिखाई देती है। उसको पता लगता है कि भाई उसका बच्चा वहां पे है,
वहां रहता है, उसने शादी वगैरह भी कर ली है, तो उसको बच्चे पे कहीं ना कहीं ममता आती है। वो वो जाती है महादेवी वर्मा के पास, कहती है एक पत्र लिख दो मेरे बच्चे के पास। अब गुंगिया नहीं जानती कि कलकत्ता एक महानगर है, और उसके पास बस इतनी जानकारी है कि बच्चा कलकत्ता में रहता है, और कोई जानकारी नहीं है कि कलकत्ता में किस जगह पे रहता है, मकान नंबर क्या है, ठीक है, गली नंबर क्या है, कंप्लीट एड्रेस नहीं पता। अब कंप्लीट एड्रेस ना पता होने के कारण महादेवी वर्मा तो जानती हैं कि भाई किसको चिट्ठी लिखेगी, क्योंकि चिट्ठी तो पहुंचेगी नहीं, ऐसा थोड़ी लिख देगी कलकत्ता और चिट्ठी पहुंच जाएगी। महादेवी वर्मा अब महादेवी वर्मा सोचती है इसको संतुष्ट करूं, क्योंकि बेचारी दुखी है, ममता वाला दिल है इसका। उसको संतुष्ट करने के लिए महादेवी जी ने एक पत्र अपनी सहेली को लिखा, ठीक है, अपनी सहेली को पत्र लिखा। और उसकी सहेली ने उत्तर दिया कि हुलासी को ढूंढ पाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि भाई ऐसे कलकत्ता बहुत बड़ा है, इतना बड़े कलकत्ता में ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने उसका एक नौकर था, उसने अपने नौकर हरभजन के बारे में बताया कि उसका हरभजन जो है वो भी ऐसे ही घर से आया हुआ है, कहीं से भाग भूग के। तो गुंगिया की बात सुनकर द्रवित होकर गुंगिया के लिए एक पत्र और कुछ रुपये भेज रहा है, ठीक है। तो जब वो हरभजन को बताता है कि ऐसी एक माँ है और उसका बच्चा खो गया है, ऐसे ऐसे है, तो वो बेचारा हरभजन, उसकी माँ तो होती नहीं, वो दुखी हो जाता, अपने से रिलेट कर लेता है उस घटना को। दुखी होकर गुंगिया के लिए एक पत्र लिखता है और उसमें कुछ रुपए भेज देता है। कलकत्ता से जो वो पत्र आया है, ठीक है, अब गुंगिया को थोड़ी पता है कि वो पत्र किसी और ने लिखा है, उसको तो लग रहा है उसके बच्चे का पत्र है। वो हुलासी का समझकर उससे बहुत खुश हो जाती है, और असमंजस में पड़ी महादेवी जो है वो, महादेवी वर्मा असमंजस में है कि इसको बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि भाई उसका माँ का दिल है, वो ममता से भरी हुई है, ठीक है। बहुत इमोशनल सी ये थोड़ी स्टोरी है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। महादेवी वर्मा बहुत दुखी हो जाती है अंदर से, और वो समझा नहीं पाती कि इसको बताऊं ना बताऊं, अगर बताऊंगी तो इसका दिल टूट जाएगा, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस घटना के बाद एक महीने बाद गुंगिया जो है हुलासी के खिलौने की पिटारी, जो उसके पास छोटे छोटे बचपन के खिलौने होते हैं और जो कपड़े से भरा बक्सा होता है, उसके बीच में मृत पाती है, यानी कि मर जाती है। उसके तकिए के नीचे हरभजन का पत्र होता है, और उसमें भेजे हुए जो 10 रुपए होते हैं वो वैसे के वैसे रखे होते हैं। तो ये जो महादेवी वर्मा ने लिखा है, इससे पता लगता है कि महादेवी वर्मा के संपर्क में जो भी व्यक्ति आए थे, जितने भी उनके पक्ष थे, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से उभारा है, ठीक है, अपनी इस लेखन के जरिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये एकांक ये सॉरी ये संस्मरण जो है वो कैसा है, इसमें क्या स्टोरी है। आई होप आपको पूरी समरी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। इसमें से आपके दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये जो संस्मरण है, ये जो रेखा चित्र है, इसकी तात्विक समीक्षा करनी है, ठीक है, या तो आपसे ये पूछ लेंगे, या फिर ऐसा भी पूछ लेते हैं कई बार कि इस ये जो संस्मरण या रेखा चित्र आपके सामने है, इसका प्रतिपाद्य बताइए। तो प्रतिपाद्य में आपको इसका जो सार है, समरी है, वही लिख दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें प्रतिपाद्य में एक कथ्य बताना होता है, यानी कि किससे रिलेटेड है, कौन इसमें कैरेक्टर है, किसका क्या रोल है, यही सारी चीजें प्रतिपाद्य में आ जाती है। तो मैं आपको ये कवर करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तात्विक समीक्षा की। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं चित्रात्मकता। देखिए, ये जो रेखा चित्र है, ये जो संस्मरण है, इसमें ये कहीं ना कहीं चित्रात्मक है और सजीव लगता है। सजीव मतलब इसके कैरेक्टर, इसकी कहानी इतनी सजीव लगती है, शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया है कि हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमारे सामने इमेज बन जाती है, हम भावुक हो जाते हैं। आपने भी जब इस संस्मरण को पढ़ा होगा तो आपको भी कहीं ना कहीं भावुक आप हो चुके होंगे। तो गुंगिया का चित्र जो है हमारे मस्तिष्क में आने लगेगा, उसके बारे में हम सोचने लगेंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल इसको क्या कर देती है, सजीव बना देती हैं। फिर एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा भाषा शैली। भाषा शैली में देखिए क्या है, कम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है लेकिन प्रभावशाली भाषा है। कहावतों का प्रयोग किया गया है, लोकोक्ति वगैरह, मुहावरों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है। जो साधारण बोलचाल की भाषा है वो इस्तेमाल की गई है, काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये गद्य विधा है, याद रखें, ये गद्य विधा में आता है, लेकिन इसमें फिर भी कहीं ना कहीं काव्य भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कविताओं में किया जाता है, कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है। और क्या है, शब्दों की बात करें तो हर तरह के शब्द, जैसे तत्सम हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, देशज विदेशी, हर तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे तत्सम की बात करें तो वात्सल्य हो गया, उद्गार हो गया, सहोदर हो गया, प्रेषक हो गया, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द की बात करें तो आंसू, साला, सावन, सांप, ये सारे क्या है, तद्भव। फिर देशज और विदेशी, हर तरह के शब्द जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फिर क्या है कि ये जो आपकी संस्मरण है, ये वर्णात्मक शैली, यानी कि बिल्कुल वर्णन करके विस्तार से आपको सारी चीजें समझाई गई है।
गुंगिया के बारे में महादेवी वर्मा ने जो भी देखा, जो भी समझा, उसको बहुत ही विस्तार से यानी वर्णनात्मक शैली से लिखा है। और गुंगिया और हलसी की अगर कहानी भी देखोगे, उसके जो बच्चे के बीच में जो मातृत्व कहानी है, वो भी बहुत ज्यादा विस्तार से समझाया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको और डिटेल में लिख सकते हो, क्योंकि आपको अपने शब्दों में लिखना होता है पेपर में। फिर प्रतिपाद्य की बात करते हैं। प्रतिपाद्य में आप कंप्लीट समरी भी लिख सकते हो, सार भी लिख सकते हो। तो देखिए, गुंगिया रेखा चित्र जो है, इसके माध्यम से महादेवी जी जो है, इन्होंने जो भारत का ग्रामीण समाज है उसका वर्णन किया है। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार समाज जो है वो किसी के साथ कठोर व्यवहार करता है और कर सकता है, ये आपको बताया गया है। ग्रामीण व्यक्ति की बात करें तो वो अशिक्षित जरूर होगा, लेकिन वो विवश, ठीक है, अशिक्षित होने के कारण वो विवश है। शहरी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो वो उसमें मानवीयता और भाईचारे का भाव जो है वो ज्यादा नहीं होता शहरों के लोगों में। गांव के लोगों में भाईचारे का भाव बहुत ज्यादा होता है। यदि एक व्यक्ति अपने किसी संबंधी को पत्र लिखवा रहा है, तो सारा का सारा गांव जो है भाईचारे के नाते अपना अपना प्रणाम लिखवा लेते हैं। ठीक है, कि मेरे बारे में ये लिख देना, मेरी राम राम लिख देना, और मेरे आशीष लिख देना, इस तरीके की बातें हैं। तो ये क्या दिखता है? ये भाईचारा दिखता है जो गाँव में होता है, शहरों में नहीं होता ये। इसके बाद क्या है कि गुंगिया जो है, जो संस्मरण है, इसके माध्यम से लेखिका जो है उसने भाग्य से वंचित और समाज के द्वारा उपेक्षित व्यक्तियों की विवश स्थिति जो है उसका बहुत ही मार्मिकता भरा वर्णन किया है। कि आप देखो, गुंगिया क्या है, अब उसको ईश्वर से ही आवाज नहीं मिली, यानी कि वो पैदाइशी जब उसका जन्म होता है उसके बाद से ही उसको आवाज नहीं मिली। अब इसमें कोई गलती थोड़ी है उसकी, अब ईश्वर ने उसे ऐसा बनाया है, लेकिन समाज उसके साथ उपेक्षा करता है। उसका विवाह नहीं हो पाता, विवाह हो जाता है तो उसको भगा देता है, ठीक है, उसका पति। फिर क्या होता है, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है तो सब उसको बोल देते हैं कि ये तेरी माँ गूंगी है, ये तो उसको गुंगिया गुंगिया कह के चिढ़ाते हैं। तो इस तरीके से मतलब समाज जो है उसके साथ गलत व्यवहार करता है, ये भी बताया कि और इसकी वेदना जो है ना वो पाठकों तक पहुंच जाएगी। आपने अगर दर्द अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि हाँ भाई इसकी स्टोरी बहुत दर्दनाक है, तो इसका मतलब क्या है कि महादेवी वर्मा जो है वो अमर हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है ना, हमेशा उनकी चीजों को लोग पढ़ते हैं और समझते हैं और फील करते हैं। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं उनका लेखन जो है वो प्रभावशाली है। तो ये चीजें आपको बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।